2025 शुरू हो रहा है। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 77 साल हो रहे हैं और संविधान मिले हुए 75 साल हो चुके हैं। 2025 के लिए हर समुदाय, हर कंपनी और हर तरह के लोग अपने टारगेट्स तय कर रहे हैं। अपनी पिछली चीज़ों का, पिछले साल का बैठकर हिसाब किताब कर रहे हैं और अगले 2025 में किस हद तक पहुंच जाएंगे, क्या उनकी भूमिका होगी, वो सारी चीज़ें तय की जा रही हैं। अगर इस नज़रिए से हम राजनीतिक तौर पर मुसलमानों की हालत को देखें तो बहुत मायूसकुन नज़र आती है। मुसलमानों के पास अगला विज़न क्या है 2025 का, अगले आने वाले सालों में 2030 तक क्या विज़न लिए हुए हैं, राजनीतिक तौर पर कितने आगे बढ़ेंगे, ये इतना ज़्यादा अंधकार में है, तारीक में है कि जो सोचने बैठेगा उसका दिमाग भी हिल जाएगा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि पिछले 75 सालों में, 77 सालों में हर समुदाय ने तरक्की की, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो ईसाइयों का समाज हो, चाहे दूसरे ये जो छोटे छोटे अल्पसंख्यक थे, उन्होंने अपनी हालत में काफ़ी सुधार किया। यहाँ तक कि सिखों में प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, दलितों में आज भी कैबिनेट मंत्री तक पहुँचे और मुसलमानों की जो हालत है वो न सिर्फ घटी है बल्कि बहुत भयंकर तरीके से नीचे आई है। 1947 से पहले मुसलमानों की जो हालत थी वो जानते हैं सब कि मुसलमानों ने ही एक तरह से देश को आज़ाद कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई। दूसरे समुदाय ने बराबर का साथ दिया, लेकिन सबसे अहम योगदान मुसलमानों का था। उसके बाद हालत गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई और आज हालत ये है कि पिछले गवर्नमेंट के कार्यकाल में, केंद्र की और इस कार्यकाल में कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। इसके अलावा राज्यवार देखें तो 2024 में और 2023 के लास्ट में जिन राज्यों में चुनाव हुए, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर ये झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में यहाँ तो कोई मुस्लिम मिनिस्टर तक नहीं है और छत्तीसगढ़ में तो हद हो गई, एक मुसलमान एमएलए भी नहीं है, मुस्लिम विहीन हो गया छत्तीसगढ़। अब इसके पीछे क्या वजह है? मुसलमान राजनीतिक तौर पर इतने कमजोर क्यों हुए? मुसलमान आगे क्यों ना बढ़ सके? क्या जवाब है इसका? हम जब पीछे जाते हैं, इसके बारे में गौर करते हैं तो 2000 शुरू होने से पहले 1980 के दशक तक, 1970 और 60 के दशक तक मुसलमान काफ़ी हद तक मजबूत होते थे और पार्लियामेंट में भी उनकी नुमाइंदगी रहती थी। प्रदेशों की जो राज्य सरकारें होती थी वहाँ पर भी उनकी पकड़ रहती थी कुछ न कुछ, लेकिन ये घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? उसकी वजह है कि मुसलमानों का राजनीतिक कोई भी अपना प्रतिनिधित्व नहीं है। हर समाज की अपनी अपनी पार्टियां हैं, अपना अपना प्रतिनिधित्व उनके पास मौजूद है, मुसलमानों के पास कोई मौजूद नहीं है। अच्छा, अब मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व उभर क्यों नहीं पाया, ये भी एक सवाल है। हम इसमें सबका जवाब देंगे। पहले तो यह है कि राजनीतिक तौर पर मुसलमान कमज़ोर क्यों हुए। उसका जवाब यह है कि मुसलमान कमज़ोर इसलिए हुए कि उन्होंने अपनी ताकत को खड़ा नहीं किया, दूसरों पर भरोसा किया। उसमें सरफहरिस्त है कांग्रेस, फिर टीएमसी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और महाराष्ट्र में चले जाएं तो फिर शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है और तरह तरह की पार्टियां हैं। झारखंड में जाएं तो जेएमएम है, बाकी दूसरे बड़े बड़े राज्यों में कांग्रेस है। मुसलमान इन पर भरोसा करते रहे, इनको वोट देते रहे। इन लोगों ने मुसलमानों को ये बावर करवाया कि हम ही तुम्हारे मसीहा हैं। अब वो चाहे इफ्तार पार्टी के तौर पर लॉलीपॉप देना हो, चाहे एक आध दो मुसलमान को राज्यसभा भेजना हो, इसी से मुसलमानों को खुश किया जाता रहा। और उसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि मुसलमान एक तरफा वोट देता रहा। कुछ नाम नेहात मौलवी, धर्मगुरु अपने आप को कहने वाले, जो मुसलमानों को ठेकेदार समझते हैं। उसमें पीछे जाएंगे तो अब ये बुखारी परिवार ले लीजिए, जामा मस्जिद के इमाम,
फिर देखें तो जमीयत उलमा हिंद के जो अरशद मदनी गुट के और महमूद मदनी गुट के जो परिवार है वो देख लीजिए। अब नए निकल कर आए सज्जाद नोमानी, उनको देख लीजिए। इनका कहना यह है कि आप अपनी कोई भी राजनीतिक ताकत खड़ी नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, आपको दूसरों को ही अपना नेता मानना है। ये क्या कहते हैं, आप जुल्म सह लेंगे, हम अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, देश पर आंच नहीं आने देंगे। अरे कहाँ का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, देश पर आंच क्यों आएगी? भारत का मुसलमान भारत से दिलो जान से मोहब्बत रखता है, लेकिन ये मतलब तो नहीं है कि वो अन्याय सहता रहेगा, जुल्म सहता रहेगा, सत्ता की मलाई कोई भी खाएगा और मुसलमान बस खामोशी के साथ वोट देता रहेगा। ये राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, हमें जिता दीजिए इस बार वरना भाजपा आ जाएगी, भाजपा आएगी तो तुम्हारे अधिकारों का हनन करेगी, तुम्हें सताएगी, देश पर खतरा आ जाएगा। आप मुझे बताइए, राजस्थान में एक तरफा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, भाजपा रुकी। इसी तरह हरियाणा में जितने मुसलमान भी हैं एक तरफा वोट दिया कांग्रेस को, भाजपा रुकी। महाराष्ट्र में आइए, मुसलमानों ने एक तरफा इंडिया गठबंधन के जितने भी धुरंधर हैं, चाहे वो शिवसेना वाले हों, राष्ट्रीय कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले हों, कांग्रेस वाले हों, समाजवादी वाले हों, और उसी में सज्जाद नोमानी इनके चेले हों, सबने पूरी ताकत लगाई मुसलमानों को वोट लेने के लिए और मिला भी इनको एक तरफ से मुस्लिम वोट, भाजपा रुकी। उत्तर प्रदेश में आ जाइए, समाजवादी पार्टी जवानी कुर्बान कर देंगे भैया पर, नौजवानों का ये नारा, इतना कभी इतिहास में वोट नहीं मिला होगा समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का, इतना वोट दिया, भाजपा रुकी, 2 टर्म से सरकार है उसकी। बिहार में चले जाइए, लालू के पीछे चलते चलते मुसलमान बूढ़े हो गए और आज भी चल रहे हैं, भाजपा रुकी। छत्तीसगढ़ में आइए, मुसलमानों ने बिल्कुल 100% कांग्रेस को वोट दिया, क्या मिला, एक भी विधायक नहीं जीत पाया, सीट ही नहीं दी, सीट दी तो ऐसी जगह जहां से जीते ना। सोचिए, जो लोग आज 77 साल के हैं, जो आज़ादी के वक्त में जिंदा थे, सब तो जा ही चुके हैं, कुछ रह गए होंगे, वो बूढ़े हो गए आज कांग्रेस में रहते रहते, अब उनकी औलादें हैं वो भी आज बूढ़ी हो रही हैं, आज भी कांग्रेस के पीछे हैं। मुस्लिम नेतृत्व को खड़ा नहीं होने दिया गया इन्हीं की वजह से। अब मुस्लिम नेतृत्व खड़ा होने की कोशिश हुई बिहार में, तो किसने तोड़ा, आरजेडी ने तोड़ा। मुस्लिम नेतृत्व खड़ा होने की कोशिश हुई महाराष्ट्र में, किसने तोड़ा, ये सब इंडिया गठबंधन के धुरंधरों ने तोड़ा। यूपी में आ जाइए, जहां जहां मुस्लिम राजनीतिक तौर पर मजबूत होने की कोशिश हुई, आजम खान को किसने पैदल किया, समाजवादी पार्टी ने किया। आज जियाउर रहमान बर्क के पीछे कौन पड़ा है, समाजवादी पार्टी साथ नहीं दे रही है जैसे देना चाहिए। उनके साथ कब अन्याय हो और कब घटना घटित हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मुसलमानों ये बताइए, कब जागेंगे आप, आपके राजनीतिक भविष्य क्या होगा, आपके जो छोटे बच्चे हैं 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के, अगले 5 सालों तक ये क्या करेंगे, रोजगार इनको कहां से मिलेगा, कब तक ये दूसरों का झंडा उठाते रहेंगे। हमेशा ये लॉलीपॉप दिया जाता है, अगर कभी राजनीतिक चीजें आए सामने, या राजनीतिक कोई पार्टी खड़ी हो मुसलमानों की, तो 1-2 सीट जीतकर क्या कर लेंगे, 1-2 सीट जीतकर क्या कर लेंगे। ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में विधायक, कितने विधायक जीते हुए हैं, 1 विधायक, कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक, फिर काहे वोट दिया उनको, क्या कर लिया उन्होंने, बहुत कुछ कर लिया, इसलिए कि उनका कोर वोट उनके साथ खड़ा है। और ये तमाम जितने भी सत्ता के पुजारी हैं, जितने भी सत्ता के लालची हैं, यही देखते हैं किसके साथ कितना वोट है। दलितों के साथ कोई हनन नहीं कर पाएगा, क्यों कि उनकी राजनीतिक पार्टी बीएसपी, आने वाली एएसपी खड़ी हुई है। ना जीते अलग बात है, लेकिन ताकत तो खड़ी है, अपमान तो नहीं होगा। और तुम्हारा क्या है मुसलमानों, तुमने अपने आप को वोट नहीं दिया, दूसरों को दिया, अपने आप को नहीं दिया। आज हालत ये है कि तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं,
तुम्हारे बच्चों को लिंच में मार दिया जा रहा है, तुम्हारी मस्जिदें महफूज नहीं है, तुम्हारी आइडेंटिटी पर खतरा मंडरा रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे पीछे कोई राजनीतिक ताकत खड़ी नहीं है। 2022 में आपके पास आपकी राजनीतिक पार्टी में, ये नहीं कहता आप एक ही को दीजिए, कोई भी मुस्लिम राजनीतिक पार्टी हो जो मजबूत स्थिति में हो, और इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। इस वक्त में AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी इस मजबूत स्थिति में है। अगर आप साथ दे दें तो वो आपका नेतृत्व कर सकती है। उसके जो नेता हैं वाकई नेक हैं, मुसलमानों के लिए हमदर्द हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 2022 में वो आए, उत्तर प्रदेश में आपके लिए गोलियां खाई आपके लिए, लेकिन आपने नहीं, चले जाइए यहां से, हम तुम्हें नहीं। महाराष्ट्र में वही मुसलमान, कोई गैर नहीं, 15-15 खड़े हो गए एक कैंडिडेट को हराने के लिए। देखिए क्या हालत हो रही है। अभी इलेक्शन हुए चंद महीने हुए हैं और किस तरह की हालत है मुसलमानों की। दिल्ली में 2020 में एक तरफा झाड़ू लगा दिया आपने, उसके बाद ही दिल्ली दंगा आपको देखने को मिला। कितने नौजवान आज भी जेलों के पीछे हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सब जेल से बाहर आ जाएंगे इलेक्शन से पहले। आपके बच्चों को बेल तक नहीं मिलेगी। इसके अलावा बिहार में जाइए, आपकी राजनीतिक ताकत खड़ी होने की कोशिश हुई, किस तरह तोड़ा, किसने तोड़ा? जिस पर आप जवानी कुर्बान करते हैं। तो प्यारो, 2025 में आपके पास मौका है। दिल्ली का इलेक्शन होना है, बिहार का इलेक्शन होना है। इस इलेक्शन में आप एक तरफा ये छोड़कर कि भाजपा आ जाएगी, ये छोड़कर एक दो जीत कर क्या कर लेंगे, ये छोड़कर के जीत नहीं पाएंगे, सारी टेंशन छोड़ दीजिए। एक तरफा आप अपनी जो क़यादत मजबूत हो रही है, जितने भी कैंडिडेट लड़ें, चाहे आपके 10 वोट ही हों, एक तरफा वोट डालिए, हार जीत की बिल्कुल फिक्र किए बगैर बिहार में जिताइए। देखिए, अगर आपने दिल्ली में 10-12 लोग जिता दिए, विधायक बना दिए, बिहार में 20-25 विधायक बना दिए, तो इसकी धमक न सिर्फ बिहार और दिल्ली में होगी, बल्कि पूरे देश में इसका असर पड़ेगा। और राजनीतिक तौर पर आपके बच्चे मजबूत होंगे, आपके बच्चे नेता बनने की कगार पर आएंगे, आपके बच्चों को नौकरियों में हिस्सा मिलेगा, आपके बच्चे एजुकेशनल तौर पर आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे, उनको सारी चीजें मिलेंगी। और अगर इन्हीं सेकुलर दलों के चक्कर में रहेंगे तो जिस तरह से आज तक की हालत बनी हुई है, ये सब के सब अपनी सत्ता के लालची हैं, आपको कोई भी मुंह नहीं लगाएगा। गौर कीजिएगा, 2025 में जो गलतियां अब तक करते आए हैं अब ना हो, और अब होश के नाखून लेकर सारी टेंशन भुलाकर भाजपा आने से जो सबके साथ होता है आपके साथ भी होगा। और ये भाजपा को रोकने की ताकत इन पार्टियों के अंदर नहीं है। हाँ, आप अपनी पार्टी को वोट देंगे तो आपकी मजबूती जरूर हो जाएगी।